सकूटा अजुज़ागावा एक हाई स्कूल का लड़का जो इतना अजीब है कि कोई लड़की उसे भाव तक नहीं देती। और फिर जब उसे लगता है कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, लेकिन तभी उसकी दुनिया पूरी तरह पलट जाती है जब वो लाइब्रेरी में एक बनी गर्ल से मिल जाता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मे साकुराजिमा है और वो एक फॉर्मर एक्टर और उसकी सीनियर होती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि उसे कोई और देख ही नहीं सकता। और एक दिन सकूटा अपने नींद से ऐसे जागता है जैसे वो किसी अजीब सपने से चौंक गया हो और उस रहस्यमय लड़की के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे जिसने उसको किस करने के लिए कहा था। और वो अपना डायरी उठाता है, पेजेस पलटता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं आता कि उसने ये सब लिखा कब। और उसकी नजर मे 6 की एंट्री पर जाती है जहाँ उसने लिखा था कि उस दिन उसकी मुलाकात एक वाइल्ड रैबिट सेनपाई से हुई थी और वो उस दिन लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहा था जब उसने एक लड़की को देखा बनी कॉस्ट्यूम में जो ऐसे ही टहल रही थी जैसे वो किसी मेन कैरेक्टर की तरह अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहती हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो वहाँ पर थी ही नहीं। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो लड़का उसे देख सकता है और सकूटा ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो उसकी सीनियर थी और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूँ सकूटा अजुज़ागावा। और लड़की ने अपना नाम बताया, मैं हूँ माई साकुराजिमा। और फिर माई ने कहा कि जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। लेकिन जाहिर है सकूटा ने वो बात नहीं मानी। और अब अगले दिन जब सकूटा अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था तो उसने उससे पूछा कि उसे बनी गर्ल्स के बारे में क्या लगता है। और उसका दोस्त बहुत ही क्यूरियोसिटी से बोला, अगर मुझे कोई बनी गर्ल दिख जाए तो मैं तो पूरी तरह रेडी हूँ। और तभी सकूटा ने मैं की तरफ इशारा किया जो कि अपनी स्कूल आउटफिट में जा रही थी और उसने पूछा कि क्या तुम्हें वो दिख रही है। तो उसके दोस्त ने कहा हाँ बिल्कुल साफ दिख रही है। और इतने में उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसे खींच लिया और सकूटा को गुस्से से देखा। लेकिन सकूटा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ गया। और घर वापस जाते समय उसने देखा कि एक कपल मे की चोरी छुपे फोटो लेने की कोशिश कर रहा था और सकूटा ने उनको रोका और हल्का सा डांट भी दिया। और फिर मे ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगे। और सकूटा उस वक्त चौंक गया जब मे एक सेलिब्रिटी होकर उसका नाम याद रखा था। और फिर मे ने बताया कि उसे सकूटा के बारे में उनके स्कूल की हॉस्पिटलाइजेशन से पता चला था। और उसने उसे वो आर्टिकल दिखाए जिसमें उसे एक वायलेंट स्टूडेंट की तरह दिखाया गया था जिसने लड़ाई के बाद कुछ स्टूडेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और सकूटा ने इस बारे में कोई भी बहस नहीं की, बस कंधे उचका दिए जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चीज सबसे अलग थी वो ये था कि उसके पास कोई खुद का सेलफोन नहीं था। और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो सकूटा ने कैजुअली कहा उसने समंदर में फेंक दिया। और फिर सकूटा ने मैं से उसकी कहानी पूछी और मैंने बताया कि वो सालों तक एक पॉपुलर एक्टर रही और वो जहाँ जाती थी लोग उसे पहचानते थे। लेकिन एक दिन जब वो अकेले साइट सीइंग पर गई तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, जैसे कि वो सबके लिए इनविजिबल हो चुकी थी। और इसलिए उसने बनी कॉस्ट्यूम पहनकर अलग अलग जगह पर घूमना शुरू किया, ये देखने के लिए कि कौन है जो अब भी उसे देख सकता है। और सकूटा उसकी बात चुपचाप सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। और जब मैंने पूछा कि क्या वो उसकी बातों पर यकीन करता है तो सकूटा ने हाँ कह दिया। और मैंने कहा कि ये सब एडोलेसेंस सिंड्रोम की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। और मैं हैरान थी कि सकूटा उसकी बातों को इतनी आसानी से समझ रहा था। और फिर सकूटा उसे अपने घर ले गया और उसे अपने चेस्ट पर बना एक गहरा निशान दिखाया और उसने बताया कि ये निशान अचानक आ गया था और इसी की वजह से उसे हॉस्पिटलाइजेशन झेलनी पड़ी थी। और मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझ में आने लगा कि असल में वही हॉस्पिटलाइज हुआ था, ना कि जो स्टूडेंट उनका जिक्र आर्टिकल में था। और जब सकूटा की छोटी बहन ने माई को देखा तो वो डर गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। और फिर सकूटा ने मेरे को एक फोटो दिखाई काइडे की जब वो बुरी तरह जख्मी हो गई थी साइबर बुलिंग की वजह से। और उसने बताया कि वो चोटें भी अचानक आई थी और उसी वजह से काइडे को भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और यही वजह थी कि सकूटा स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था और उसकी बहन मीडिया से दूर रहती थी खुद को बचाने के लिए। और सकूटा ने मेरे को सजेस्ट किया कि उसे वापस से अपने शोबिश लाइफ में लौट जाना चाहिए और उसे लगा कि मेरे को अपनी पुरानी जिंदगी की कमी महसूस होती होगी। लेकिन मैं गुस्से में आ गई और बोली कि उसने ये कभी नहीं कहा कि वो उस जिंदगी को मिस करती है। और बहस इतनी बढ़ गई कि वो गुस्से से उसका घर छोड़कर चली गई। और अगले दिन स्कूल में सकूटा ने देखा कि माई एब्सेंट थी और उसका मन बेचैन था और उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। और फिर उसने अपने दोस्त से एडोलेसेंस सिंड्रोम की थ्योरी पर बात की, लेकिन उसकी दोस्त ने उस थ्योरी को मजाक में उड़ा दिया और कहा कि वो पूरी तरीके से इनकार में थी। और उसने अपने रिकग्निशन बताते हुए कहा कि वो बस मेजरमेंट थ्योरी पर ही यकीन करती है जिसके मुताबिक इंसानी दिमाग चीजों को बस एक हद तक ही परसीव कर सकता है। और सकूटा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि लोग अब मे को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और फिर वो एक बेकरी गया और वहाँ से मे के लिए एक कस्टर्ड बन खरीदा और धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगा। पर तभी उसके दिमाग में एक थॉट आया और वो दौड़ने लगा और वो अपने अपार्टमेंट तक भागते हुए पहुंचा। और तभी उसने देखा कि मे वहाँ पर बैठी थी और चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। और सकूटा ने हल्की मुस्कान के साथ टीजिंग अंदाज में पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? और माई मुस्कुराई और उससे कस्टर्ड बन ले लिया। और सकूटा वही खड़ा रहकर उसे देखता रहा जबकि उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे। और सकूटा ने अपना डायरी उठाया और उसमें वो सब कुछ लिखा था जो उसके साथ हो चुका था। और हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ पहले से उसमें लिखा हुआ था। और अब सकूटा का मिशन था एडोलेसेंस सिंड्रोम के पीछे की सच्चाई को समझना। और इसीलिए वो अपनी दोस्त फुटाबा के पास गया जवाबों के लिए। और फुटाबा ने उसे क्वांटम थ्योरी समझाई और कैट इन द बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट बताया। और उसी से सकूटा को यह आइडिया आया कि इंसानी दिमाग बस 50-50 सिचुएशन को संभाल सकता है, जहाँ कोई इंसान विजिबल भी हो सकता है या फिर इनविजिबल भी। ये पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर करता है जो उसे देख रहा है। और सकूटा और माई एक साथ और भी समय बिताने लगे, यहाँ तक कि वो साथ में ग्रोसरी शॉपिंग पर भी गए। और माई ने कैजुअली कहा कि वो दूसरों के लिए इनविजिबल है, इसीलिए वो स्टोर में जो चाहे कर सकती है। और सकूटा अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था और उसने उस
गाजर के बारे में पूछा जो माई के हाथ में थी और माई ने समझाया कि वो जिस भी चीज को छूती है वो इनविजिबल हो जाती है। और इसे टेस्ट करने के लिए सकूटा ने कहा अगर तुम मेरा हाथ पकड़ो तो मैं भी क्या तुम्हारी तरह इनविजिबल हो जाऊंगा। लेकिन हाथ पकड़ने के बजाय माई ने अचानक उसे कसकर हक कर लिया जिससे सकूटा चौंक गया और तभी पीछे खड़े एक पर्सन ने उनको देखा और सकूटा माई की इनविजिबिलिटी के असर से पूरी तरह सुरक्षित था और उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। और उस रात जब दोनों घर वापस जा रहे थे सकूटा ने माई से फिर एक बार कहा कि उसे सोबिच लौट जाना चाहिए और ये सुनकर माई गुस्से में आ गई और बताया कि उसकी मदर ने उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। और उसने बताया कि उसकी मदर ने उसे एक नॉर्मल शूट के बहाने ले गई लेकिन वहाँ जबरदस्ती उसे बिकिनी मॉडल बना दिया गया। और उसी पल माई को समझ आया कि उसकी मदर बस उसे एक कैश काउंट की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और थोड़ी देर की बातचीत के बाद माई थोड़ा शांत हुई और माना कि कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर अब भी सोबिच की एक हल्की सी चाह बाकी है। और सकूटा ने उसे बताया कि उसका एक रिपोर्टर से सामना हुआ जिसने उसकी स्कार्स की फोटोज ली और उससे इसके बारे में जानकारी मांगते हुए। और माई ये सुनते ही भड़क गई और उसे डर था कि इससे सकूटा के घर और उसकी बहन पर खतरा आ सकता है। और उसने सकूटा को बेवकूफ क्या दिया इतनी बेपरवाही भरी हरकत के लिए। और फिर उसने तुरंत उस रिपोर्टर को कॉल किया और उससे कहा कि अगर वो फोटोज को छुपा कर रखे तो वो उसे इससे भी बड़ी खबर देगी। और रिपोर्टर भी इस बात के लिए मान गई। और फिर सकूटा ने माई से पूछा तो क्या तुम फिर से सोबिच वापस जाने वाली हो, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ। और माई ने पूरा डिटर्मिनेशन के साथ फैसला लिया कि अब वो अपनी मदर की एजेंसी से हमेशा के लिए नाता तोड़ देगी। और सकूटा उसे उसके घर तक छोड़ने गया और मैंने उसे उस दिन के लिए थैंक यू कहा। और जाने से पहले माई ने सकूटा से एक डेट फिक्स किया और उसे चेतावनी दी कि लेट बिल्कुल मत होना। और डेट वाले दिन सकूटा अच्छे से तैयार हुआ और ट्रेन स्टेशन की तरफ निकल पड़ा जहाँ उसे माई से मिलना था। और रास्ते में उसकी मुलाकात एक खोई हुई बच्ची से हुई और उसकी मदद करते करते वो और झमेले में फंस गया। और काफी मुश्किलों के बाद उसने सब कुछ सुलझाया और दौड़ते हुए ट्रेन स्टेशन पहुंचा। और वहाँ पर माई को देखकर उसे चैन मिला और माई ने उसे देर से आने के लिए माफ कर दिया। और फिर दोनों अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं। और डेट के दौरान सकूटा ने माई को एक लड़की के बारे में बताया जो उसकी स्कूल की थी और जब वो बुरे दौर में था तो उसने उसे सहारा दिया था। और ये सुनकर माई थोड़ी सी जेलस हो गई लेकिन सकूटा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने उस लड़की को फिर कभी नहीं देखा और ना ही किसी और ने। और फिर माई ने गहरी सांस ली और बताया कि उसने अपने मदर को कॉल किया है और उनको बीच पर मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर वो अपनी सोबिच में वापसी का फैसला उसे सुनाएगी। और सकूटा कुछ कह पाता इससे पहले ही माई की मदर गुस्से से आग बबूला होकर वहाँ पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो माई के पास पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। माई की मदर सीधे उसके पास से निकल गई और सीधे जाकर सकूटा से बात करने लगी। और माई को एकदम समझ में आ गया अब उसकी मदर की आंखों में भी वो इनविजिबल हो चुकी है। और सकूटा और माई दोनों हैरान खड़े रह गए और ये सच्चाई धीरे धीरे उनके दिल में उतर रही थी। और माई की मदर गुस्से में वहाँ से चली गई। और इसके बाद सकूटा और माई दोनों शहर में भागते रहे और हर किसी से पूछते रहे कि क्या उनको माई याद है, लेकिन किसी को कुछ याद ही नहीं था। यहाँ तक कि वो रिपोर्टर जिससे माई ने डील की थी उसे भी अब माई के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और माई टूटने लगी थी लेकिन सकूटा ने उसे जाने नहीं दिया और उसने कहा कि उन्हें किसी और शहर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ बदल जाए। और फिर सकूटा ने कायदे को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है माई का ख्याल रखने। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब कायदे को भी माई के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई के फैसले का सम्मान किया। और रास्ते में माई ने सकूटा से पूछा कि क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है। और सकूटा ने उसका हाथ थामा और कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और वो दोनों एक नए शहर पहुंचे और होटल में चेकिंग किया। और जब माई नहाने गई तो सकूटा ने अपने दोस्तों को कॉल किया और शुक्र की बात यह थी कि उनको माई अभी भी याद है। और सकूटा के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी आंख जल उठी। और उस रात माई और सकूटा एक ही बिस्तर पर लेटे और इस बारे में बात की कि कैसे वो दुनिया को दोबारा माई के बारे में याद दिलाएंगे और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। और अगली सुबह माई उठी तो उसने देखा कि सकूटा अभी जाग रहा था और उसने पूरी रात एक पल की भी नींद नहीं ली थी। और दोनों ने इस पर मजाक किया और माई ने कहा कि वो कितने आसानी से सो गई, जबकि सकूटा उसकी हर एक हलचल को महसूस करता रहा। और होटल से चेकआउट करने के बाद जब वो सड़क पर चल रहे थे तब भी कोई माई को देख नहीं पा रहा था, भले ही वो कितना भी ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। और सकूटा का दिल टूट रहा था उसे इस हालत में देखकर। और उसने मन ही मन एक वादा किया कि वो कोई ना कोई हल तो जरूर निकालेगा। और उसी दिन स्कूल में सकूटा ने फुटावा से मुलाकात की और उसने बताया कि अब से वो दोनों ही है जिनको मेकी याद है और बाकी सब उसे भूल चुके हैं। और तब उन्हें समझ आया कि पिछली रात जो भी नहीं सोए थे वही माई को याद रख पाए हैं। और ये जानकर सकूटा का इरादा और भी पक्का हो गया और उसने फैसला किया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए वो सोएगा नहीं और वो कुछ भी करने को तैयार था, बस मेकी यादों को ना भूलने के लिए। और फुटावा उसे अपने लैब में ले गई और उसने समझाया कि कैसे एडोलेसेंस सिंड्रोम ने माई को इस हालत में पहुंचा दिया है। और उसने समझाया कि माई ने अनजाने में एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को असल दुनिया में खींच लिया है, जिसका असर ये हुआ कि लोग उसे भूलने लगे। और नींद सबसे बड़ा कारण था। जैसे ही लोग सोते हैं उनके दिमाग से माई का वजूद मिट जाता है। और फुटावा ने सकूटा से वादा किया कि वो इसके बारे में और रिसर्च करेगी और उसे माई की यादों को बचाए रखने में मदद करेगी। और फिर सकूटा ने नींद से लड़ने के लिए पिल्स और मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। और जब कायदे ने इसके बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि ये सब एग्जाम की तैयारी के लिए है। लेकिन दिन बीतते गए और सकूटा को अब ये एहसास हुआ कि फुटावा भी माई को भूल चुकी है और अब वो पूरी दुनिया में अकेला रह गया था जिसे माई की याद है। और उसने अपना सारा समय डायरी लिखने में बिताया और वो हर उस पल को लिखता रहा जो भी उसने माई के साथ बिताया था। और उसकी थकान अब साफ दिखने लगी थी, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल और नींद को भगाने के लिए वो खुद को तकलीफ दे रहा था। और सकूटा को यूं टूटते हुए माई चुपचाप देख रही थी। और फिर उसने एक फैसला लिया, वो उसे और
ज्यादा बिखरने नहीं दे सकती है। यहाँ तक कि अब सकोटा का दोस्त भी नोटिस करने लगा था कि वो किसी ज़ॉम्बी जैसा बन गया है। और उस दिन माई उसके घर पर रुकी और कहा कि वो उसे एग्जाम के लिए पढ़ाने आई है। और कुछ देर दोनों ने साथ पढ़ाई की, लेकिन जैसे ही सकोटा की आंख बंद होने लगी तो मे के हाथ में एक स्लीपिंग पिल की बोतल दिखी और उसने सकोटा के हर संघर्ष और हर कोशिशों के लिए दिल से शुक्रिया कहा और फिर उसने उसे सोने दिया। और सुबह जब सकोटा जागा तो दिल में एक अजीब सी हल्कापन लिए वो उठा और उसे माई के बारे में कुछ भी याद नहीं था और उसके डायरी के पेजेस अब खाली थे और वहाँ जहाँ पहले माई का नाम लिखा हुआ था। और जब वो स्कूल जा रहा था तो उसका दोस्त बोला, तू आज कल से काफी ठीक लग रहा है। लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। और जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई नहीं था और स्कूल में फुटावा ने उसे एक पेज दिया जो उसने पहले लिखा था और उसमें माई के होने का एक छोटा सा क्लू था और उस पेज ने उसके अंदर कुछ जगह तो दिया, लेकिन यादें अभी भी धुंधली थी। और फिर जब उसका आखिरी एग्जाम चल रहा था तभी एक पल के लिए माई की सारी यादें सकोटा के दिमाग में आ गई और एक पल की भी देरी न करते हुए वो अपने सीट से उठा और सीधा क्लासरूम से बाहर दौड़ पड़ा और पूरे स्कूल ग्राउंड में वो भागता गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं माई से प्यार करता हूँ। और उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगी और सारे स्टूडेंट और टीचर उसकी तरफ देखने लगे और सकोटा की ये पुकार आखिरकार असर लाई और माई वहाँ पर सभी को दिखाई देने लगी और माई उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और आते ही जोर से उसे एक थप्पड़ जड़ दिया उसके इतने चिल्लाने के लिए। और अब पूरी स्कूल की नजरें उन दोनों पर थी और माई ने मौका देखा और सबके सामने और सकोटा के हॉस्पिटलाइजेशन मामले में क्लियर कर दिया और बाकी स्टूडेंट भी फुसफुसाने लगे, हाँ हम सबने मेरे को देखा है, वो सच में है। माई फिर सकोटा की तरफ मुड़ी और दोबारा कन्फेशन मांगा और सकोटा ने मुस्कुराकर कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन माई ने उसे एक चैलेंज दिया, अगर 1 महीने बाद तुम मुझे फिर से यूं ही कन्फेस कर सके तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। और सकोटा ने इस बात के लिए हाँ कर दिया और थोड़ी ही देर में दोनों को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने ले जाया गया जहाँ उनको उनकी हरकतों के लिए डांट सुनने को मिला। और दिन के अंत में सकोटा ने फुटाबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और उसकी एडोलेसेंस सिंड्रोम वाली थ्योरी नहीं ना सिर्फ उसे माई की यादें लौटाई बल्कि उसे सबकी नजरों में फिर से जिंदा कर दिया। और 27 जून की सुबह काइटे टीवी से चिपकी हुई थी जहाँ पर जापान की फुटबॉल टीम ने नेशनल टूर्नामेंट जीत लिया था। वही सकोटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था और जाते समय भी उसका ध्यान उसी चैंपियनशिप में अटका हुआ था। और स्कूल पहुंचते ही उसकी मुलाकात कुनिमी और फुटावा से हुई और कुनिमी ने उसके बिखरे हुए बालों पर बात किया, लेकिन सकोटा ने हल्के में लेते हुए बात को टाल दिया। और लंच के दौरान सकोटा माई के पास गया जो उसके लिए खुद का बनाया गया बेंटो बॉक्स लेकर आई थी और सकोटा हैरान था कि माई ने सब कुछ खुद से कैसे बना लिया। और खाने के बीच में सकोटा ने फिर से अपने प्यार का इजहार किया और माई ने नजरें फेंकते हुए कहा, जब सही वक्त आएगा तब मैं हाँ करूंगी। और फिर उसने बताया कि उसकी एक आने वाली शूटिंग गिग है जिसमें उसे एक किसिंग सीन करना होगा। और ये सुनकर सकोटा चौंक गया और उसने कहा कि उसे ये रोल मना कर देना चाहिए, लेकिन माई ने साफ कहा कि मैं ये रोल करूंगी। और माई ने हंसते हुए बताया कि उसका पहला किस भी सकोटा के साथ ही हुआ था, लेकिन उसे ये याद ही नहीं था। और माई ने मजाक में वादा किया कि वो फिर से उसे किस करेगी, लेकिन इस बार उसकी होठों की जगह। और उसने सकोटा के मुंह में एक एग रोल डाल दिया। और अब थोड़ा गुस्से में सकोटा बोला, अगर तुम मुझे यूं ही रिजेक्ट करती रही तो एक दिन मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूंगा। और ये सुनकर माई मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब दे दूंगी। और दिन का अंत इस वादे के साथ हुआ कि माई ने सकोटा के साथ ऑफिशियली डेटिंग करने के लिए हाँ कर दिया। और अब अगली सुबह सकोटा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था और काइटे अभी भी उस फुटबॉल टूर्नामेंट वाली न्यूज देख रही थी। और सकोटा को कुछ अजीब लगा, जैसे तारीख और घटनाएं दोहराई जा रही हो। और स्कूल में फिर से उसकी मुलाकात कुनिमी और फुटावा से हुई, लेकिन इस बार बातचीत का पूरा पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले दिन हुआ था। और सकोटा ने पूछा, क्या हम ये सब कल नहीं कर चुके? लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं, ये हमारी पहली बार की बात है। और क्लास में भी वही सब हुआ। और फिर सकोटा की मुलाकात माई से हुई और यकीनन बिल्कुल पहले जैसे ही उनकी बातचीत फिर से उसी तरह दोहराई गई और माई ने फिर से डेट पर जाने के लिए हाँ कहा और उनका नया रिश्ता दोबारा शुरू हो गया। और सकोटा जब क्लास से बाहर निकला तो उसने सीढ़ियों पर एक और लव कन्फेशन होते हुए देखा। एक शर्मीली लड़की ने लड़के से कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और सकोटा ये देखकर बोर हो गया, लेकिन वही पैटर्न अगले दिन भी दोहराया गया। 27 जून फिर से आ गया और फिर जैसे कि वो एक एंडलेस टाइम लूप में फंस गया हो। और अब इससे फ्रस्ट्रेटेड होकर सकोटा को समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। और फिर वो फुटावा के पास गया जिसने उसे बताया कि ये लूप किसी लैपलेस डीमन की वजह से हो रहा है, कोई ऐसा जो पिछले 2 दिनों से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। और सकोटा ने उसे ढूंढने के लिए ठान ली और फिर से वही दिन दोहराया गया। और क्लास के बाद वो उस कमरे की तरफ गया जहाँ पर वो माई से अपने प्यार का इजहार करता था, लेकिन इस बार वहाँ पर एक लड़की छुपी हुई मिली, कोगा। और वो असल में लैपलेस डीमन थी जो पहले वाले साइकिल में कभी नजर नहीं आई थी। और उसने अपना नाम बताया और जैसे सकोटा ने पूछा, क्या तुम भी इस लूप में फंसी हुई हो? तो उसने बताया कि हाँ, वो भी उसी लूप में फंसी हुई है। और सकोटा ने उसे पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन कोगा बस अपने फोन में लगी रही जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही है। पर तभी कोई कमरे में आया और कोगा ने घबराकर सकोटा को खींचकर डेस्क के नीचे छुपा लिया। और अंदर आने वाला वही लड़का था जिसने पहले दिन उसे प्रपोज किया था। और उसने कमरे में देखा लेकिन कोगा नजर नहीं आई तो वो निराश होकर वहाँ से चला गया। और फिर कोगा ने समझाया कि उसके एक फ्रेंड के क्रश ने उसे ही कन्फेस कर दिया था, जिससे चीजें गड़बड़ हो गई और वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। और उसे डर था कि लोग उसे इग्नोर करने लगेंगे। और इसी बात पर सकोटा और कोगा में थोड़ी बहस हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोगा सकोटा के ऊपर गिर गई। और उसी टाइम पर फिर से वो लड़का आ गया और जब उसने ये सीन देखा तो उसका दिल टूट गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और उसके तुरंत बाद ही माई कमरे में आई और ये सब देखकर वो भी चुपचाप निकल गई। और सकोटा ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वो रुक गया, ये सोचकर कि दिन तो फिर से दोहरा
बढ़ाया जाएगा तो मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। पर अगले दिन 28 जून आ गया और सकुरा लूप से बाहर आ गया था। और अब वो घबरा गया क्योंकि वो समझ चुका था कि अब दिन दोहराया नहीं जाएगा और माई उससे नाराज थी कल के उस घटना की वजह से। और अब वो यही सोचता रह गया अब मैं सब कुछ कैसे ठीक करूंगा। और वो उसे ढूंढने के लिए निकला लेकिन माई जा चुकी थी और फुटाबा ने उसे शांत रहने के लिए कहा। आखिरकार सबको उसके 1 महीने पुराने कन्फेशन के बारे में पता ही था। और स्कूल के बाद जब कुनिमी और सकुटा अपने काम में लगे हुए थे और तभी उनके मैनेजर ने कोगा को एक न्यू एम्प्लॉय के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। और बाद में कोगा ने सकुटा से बात किया और उसने उससे फेक रिलेशनशिप करने को कहा क्योंकि अगर क्लासमेट को सच पता चलता तो वो काफी एम्बेरस हो जाती। और सकुटा ने भी हिचकिचाते हुए हाँ कर दिया। और उसी रात नहाते समय सकुदा इस फेक डेट के आइडिया को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड था। और जैसे ही वो सोने जाने वाला था कायदे ने माई की न्यू एड्स की तारीफ किया और तभी डोरबेल बजी और दरवाजे पर माई खड़ी थी। और फिर मैं आकर सकुटा के बेड पर बैठ गई और उसकी आंखें संकुचित थी और सकुटा फर्श पर बैठा चुपचाप और गिल्ड का बोझ हवा में तैर रहा था। और माई ने सच्चाई जाननी चाहिए और वो समझना चाहती थी कि आखिर कोगा वाला सीन क्या था। और सकुटा ने सब कन्फेस किया और बताया कि कैसे कोगा ने भी वही बहाना बनाया था जो कभी कायदे ने यूज किया था जब वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। और माई ने हैरानी वाला सुकून दिखाया और उसे माफ कर दिया। और सकुटा को समझ आया कि कोगा की दिक्कतें कायदे जैसी ही थी और उसे भी अंदर से डर था अगर वो जैसी है वैसी ही रहेगी तो लोग उसे अपसेट नहीं करेंगे। और माई ने सकुटा को कायदे के लिए एक ड्रेस दिया और जब उन्होंने वो ड्रेस कायदे को दिया तो कायदे ने मुस्कुराते हुए ड्रेस पहनी और वो माई के सामने पहले से ज्यादा खुलकर पेश आई। और फिर सकुटा ने माई का शुक्रिया अदा किया और माई ने वादा किया कि वो बाद में उससे इसकी भरपाई करेगी। और माई ने कोगा के साथ वाली डेट के बारे में पूछा लेकिन सकुटा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका दिल बस उसी पर है। और डेट के दौरान सकुटा ने कोगा को बताया कि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है जो सुनकर कोगा चौंक गई। लेकिन फिर भी दोनों ने अच्छा समय बिताया और कोगा ने सोचा नहीं था कि वो इतना एंजॉय करेगी। और बाद में कोगा ने सकुटा को अपनी पुरानी फोटो दिखाई जिसमें वो एक नट की तरह दिख रही थी और उसने बताया कि कैसे उसने खुद को बदला ताकि वो फिट एंड फाइन दिख सके। और सकुटा ने उसे अपने असली रूप को अपनाने के लिए कहा लेकिन कोगा को ये बात बुरी लग गई। और तभी उन्होंने देखा कि उनकी क्लासमेट अपना एक कीचेन ढूंढ रही थी और कोगा ने उसे वो कीचेन ढूंढकर लौटा दिया। और सकुटा ने उसकी इस काइंडनेस की तारीफ की। और अगले दिन कोगा को ठंड लग गई थी क्योंकि वो कीचेन ढूंढते समय समंदर में गिर गई थी। और बीमार पड़ने के बाद कोगा ने अपने डर को कबूल किया कि वो अकेलेपन से डरती है और वो ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि लोग उसे छोड़ ना दे। और अगर उसके दोस्तों से नर्सेस ऑफिस में देख लेते। और कोगा की हालत देखकर सकुटा को थोड़ा दया आई। और स्कूल के बाद सकुटा ने माई से फोन पर बात किया और दोनों ने अपने दिन की बातें शेयर की। और अगली सुबह उसने फुटाबा से मुलाकात की और उससे कुनिमी से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कहा लेकिन उसने साफ मना कर दिया। और काम के वहाँ पर कुनिमी ने बताया कि कोगा सीनियर उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रही थी। और ये सुनकर सकुटा को गुस्सा आ गया और उसने वादा किया कि वो सीनियर को सबक सिखाएगा। और अगले दिन जब सकुटा ने कोगा को पकड़ा तो अफवाहें और भी गंदी हो चुकी थी और उसने सब कुछ अनदेखा कर उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन तभी उनका सीनियर आ गया और फिर से गालियां देने लगा। और इस बार सकुटा चुपचाप नहीं रहा और सकुटा ने एक जोरदार किक मारा सीनियर के मुंह पर जिससे वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया। और सकुटा चिल्लाया कि वो अभी भी वर्जिन है। और फिर दोनों वहाँ से हंसते हुए भाग गए। और उसी पल कोगा ने धीमे से कहा कि कोई पहली बार उसके लिए ऐसे लड़ा है। और कुछ देर बात करने के बाद सकुटा ने कोगा को फ्रेंडशिप ऑफर किया लेकिन कोगा ने जवाब में कहा कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने में ही सेटल करेगी। और उसी दिन बाद में कोगा ने स्टेज पर मौजूद माई की तरफ देखा और एक भारी से सांस लिया। और जब माई अपने सूट से वापस आई तो उसने सकुटा के एग्जाम की तैयारी के लिए मदद की लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। भले ही माई बनी गर्ल की तरह तैयार होकर उसकी मदद कर रही थी। और जब सकुटा ने फ्लर्ट करने की कोशिश की तो माई ने उसे टोकते हुए कहा कोगा के साथ उसकी फेक रिलेशनशिप खत्म होने तक कोई चीटिंग नहीं। और लास्ट में सकुटा और कोगा ने अपनी फाइनल डेट बीच पर प्लान किया और अरेंजमेंट काफी सिंपल था और बस उनको ये प्रिटेंड करना है कि वो डेट कर रहे हैं जब तक समर वेकेशन शुरू न हो जाए। और अगले दिन कायदे ने उसे नींद से उठाया और उसने उसे याद दिलाया कि आज 18 जुलाई है, स्कूल की ब्रेक का आखिरी दिन। और ब्रेकफास्ट के बाद कायदे ने उसे एक वाटरमेलन लाने के लिए कहा और सकुटा ने वादा किया कि वो उसके लिए लाएगा। और फिर वो कोगा से ट्रेन स्टेशन पर मिला जहाँ उसने लेट होने के लिए माफी मांगी क्योंकि उसने अपना स्विम सूट अंदर ही पहन लिया था। और उन्होंने पूरे दिन बीच पर मस्ती की और भुट्टा भी खाया और पानी में खेले और रेत के महल भी बनाए। और सूरज ढलते ही कोगा ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका बॉयफ्रेंड बनकर इतना अनफॉरगेटेबल टाइम बिताया। और उन्होंने अपनी फेक रिलेशनशिप को वही खत्म किया और सकुटा घर लौट गया। और अगले दिन फिर से कायदे ने उसे उठाया ये कहते हुए कि उसे स्कूल के लिए देर हो रहा है। और सकुटा कंफ्यूज था क्योंकि समर वेकेशन तो शुरू हो चुकी है लेकिन जब उसने कैलेंडर देखा तो फिर से 18 जुलाई ही थी। और कायदे ने फिर से वही वाटरमेलन वाली बात की और अब ये साफ था कि डेट रिसेट हो चुकी है। और स्कूल में लंच के दौरान सकुटा कोगा की क्लास में गया और पूछा कि उसके साथ कुछ अजीब तो नहीं हुआ। और कोगा ने सिर झुकाकर कहा कि ये उसके लिए पहली बार है जब वो 18 जुलाई देख रही है। और सकुटा ने माफी मांगी और वो चला गया। और अब उसे समझ आ गया कि वो फिर से लूप में फंस गया है। और उसने इस बारे में फुटाबा से बात की जिसने ये साफ साफ कहा कि वो एक बेवकूफ है जो इतनी बेसिक चीजें भी नहीं समझ पाया। और उसे कुछ पॉसिबिलिटी समझ आई या तो ये काम किसी लास्ट डीमन का काम है या फिर कोगा इस लूप के बारे में जानती है लेकिन वो झूठ बोल रही है कि उसे कुछ याद नहीं। और सकुटा ने फैसला किया कि अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। और फिर पूरे दिन फिर से वही सब हुआ। वो फिर से कोगा से स्टेशन पर मिला और वो दोनों बीच पर गए और फिर से उन्होंने भुट्टा खाया, पानी में खेले और रेत के कैसल
भी बनाए और हर चीज पहले जैसा ही हो रहा था। और इस बार सकुरा ने पूरी कोशिश की कि इस डेट को अच्छी एंडिंग दे सके। और एक बार फिर कोगा ने उसका शुक्रिया अदा किया उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, और उन्होंने अपनी फेक रिलेशनशिप को फिर से खत्म किया। और अगले दिन फिर से वही लूप फिर से हुआ। सकुटा और कोगा फिर से बीच पर गए और फिर से उन्होंने भुट्टा खाया, पानी से खेले और फिर से रेत के महल बनाए। और दिन के अंत में कोगा ने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया जो कुछ भी उसने उसके लिए किया। और अगले दिन फिर से कायदे ने उसे उठाया और सकुटा को एहसास हुआ कि आज फिर से 18 जुलाई है, यानी उसका ये चौथा लूप था। और इस बार उसने प्लान बदल दिया, बीच जाने के बजाय उसने उल्टी दिशा ली और कोगा को एक श्राइन में ले गया और उन्होंने टाउन में घूमा, विजिटर्स को देखा और फिर श्राइन पहुंचे जहाँ पर सकुटा ने उनका नाम एक हार्ट शेप टैबलेट पर लिखा और उसे श्राइन में टांग दिया। हालांकि कोगा इस बात के खिलाफ थी, लेकिन उसने सकुटा को ऐसा करने दिया। और श्राइन से निकलने के बाद सकुटा और कोगा एक साइट सीइंग लोकेशन पे गए। वहाँ पर सकुटा ने पूछा कि अब बीच चले और कोगा ने उसकी तरफ सख्त चेहरे से देखा और उसे लूप के बारे में टोक दिया। और सकुटा ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, चाहे वो हजारों या लाखों बार इस दिन को दोहराए, चाहे कितनी बार भी डाइस फेंके अपनी मर्जी का रिजल्ट पाने के लिए, उसकी लाइफ कभी रियलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये था कि सकुटा उससे कभी प्यार नहीं करेगा। और चाहे कोगा कितनी भी बार इस लूप को रिपीट कर ले, और बार बार के लूप के बाद कोगा आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी और अपने इमोशन को इजहार कर दिया। और उसने बताया कि उसकी फीलिंग सकुटा के लिए इतने बढ़ चुके थे कि अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। और उसने अपना प्यार कन्फेस किया, लेकिन सकुटा ऑलरेडी माई के लिए फीलिंग रखता था और कोगा के पास और कोई रास्ता नहीं था। और ना चाहते हुए भी उसे सकुटा को छोड़ना पड़ा। और अगले दिन जब सकुटा उठा तो उसने देखा कि कायदे न्यूज देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जापानीज टीम ने फुटबॉल नेशनल जीत लिए हैं। और सकुटा ने डेट चेक किया और ये 27 जून था, वही दिन जब वो और माई पहली बार डेटिंग शुरू किए थे। और वो खुशी खुशी स्कूल गया और माई से मिला और उसने दोबारा अपने दिल की बात कही। और जब माई ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कह दिया कि अगर उसे अभी प्रॉपर जवाब नहीं मिला तो वो उस पर गिव अप कर देगा। और इस बार माई ने उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ बाहर जाने के लिए हाँ कर दिया। और इस बार उसने उसके गालों पर किस किया और पिछली बार की तरह इग्नोर नहीं मारा। और अब सकुटा क्लासरूम से बाहर आया और कोगा से मिला जो उसका इंतजार कर रही थी। और कोगा ने हंसते हुए कहा कि अब उसके रेना के साथ वाली फ्रेंडशिप थोड़ी सी ट्विस्टेड हो गई है और वो दोनों इस बात को लेकर हंसी मजाक करते हैं। और कोगा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सकुटा उसका दोस्त जैसा है और फ्यूचर अब काफी बदल चुका था और कोगा ने नए दोस्त बना लिए थे। और एक बारिश वाले दिन जब सकुटा और माई साथ में घर लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक लड़की को देखा जो एक बिल्ली के पास बैठी थी। और सकुटा ने उस बिल्ली को ले जाने का सोचा, लेकिन उस लड़की ने कहा कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। और उस लड़की ने अपना नाम बताया, उसका नाम है शोको माकिनो हरा। और ये सुनते ही सकुटा चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिससे वो 1 साल पहले बीच पर मिला था और वही लड़की जो माई से पहले उसकी क्रश थी। और उनकी पहली मुलाकात की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में लौट आई और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी जैसे कुछ सही नहीं है। और सोको अब रोज उसके घर आकर उसकी नई बिल्ली हायाता के साथ खेलती थी और उनके बीच एक अजीब सा बॉन्ड बनने लगा था। लेकिन अब उसका वहाँ होना कुछ आउट ऑफ प्लेस लग रहा था और स्कूल में भी अब माहौल बदल रहा था। और सकुटा ने अपनी बढ़ती हुई चिंता फुटावा के साथ शेयर की जो खुद भी उतनी ही हैरान थी और दोनों सोको को लेकर पूरी तरीके से उलझन में थे। वो लड़की जो 1 साल पहले हाई स्कूल यूनिफॉर्म में मिली थी और अब वो 7th ग्रेडर निकली। और फुटावा ने एक पॉसिबिलिटी बताई, ये लड़की वही सोको नहीं है बल्कि कोई और है जो सकुटा की पुरानी क्रश जैसी ही दिखती है। और ये नामुमकिन नहीं था जैसा कि फुटावा ने बताया, क्योंकि दुनिया में कम से कम 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं। और इसी बीच एक फेस्टिवल करीब आ रहा था और सकुटा कैफे में काम कर रहा था और तभी माई वहाँ पर कस्टमर बनकर आई और दोनों ने फैसला किया कि वो अपना खोया हुआ टाइम साथ बिताएंगे। और जब वो साथ घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि फुटावा रात के टाइम अकेले इंटरनेट कैफे जा रही थी और क्यूरियस होकर दोनों उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। और सकुटा ने जल्दी से माई के फोन से फुटावा को कॉल किया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल पर फुटावा की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गया क्योंकि उनके ठीक सामने फुटावा खड़ी थी बिना फोन के। और इस अजीब सी उलझन में फुटावा ने आखिरकार बताया कि इस वक्त उसकी 2 वर्जन एक साथ मौजूद है, एक घर पर और दूसरा बाहर, और इसी वजह से वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पा रही है। और सकुटा जो अब काफी चिंतित और प्रोटेक्टिव महसूस कर रहा था, उसने फुटावा को अपने घर रुकने के लिए इन्वाइट किया। और माई जो हमेशा सपोर्टिव रही है, उसने भी इंसिस्ट किया कि वो भी वही रुकेगी। और उस रात जब फुटावा नहा रही थी तो सकुटा ने उसे सीधा सवाल किया कि आखिर हो क्या रहा है। तो फुटावा ने अपनी क्वांटम थ्योरी बताई और उसका मानना था कि उसकी कॉन्शियसनेस किसी तरह से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया है जिससे उसकी 2 वर्जन बन गई है। और कुछ बातचीत के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों फुटावा असल में उसी का ऑल्टरनेट वर्जन है और वो अलग अलग पैरेलल लाइफ में जी रहे हैं। और अगले दिन सकुटा बास्केटबॉल कोर्ट में गया जहाँ उसे दूसरी फुटावा कुनिमी का मैच देखते हुए मिली। और सकुटा ने उससे पूछा कि उसे कुनिमी से कब और कैसे प्यार हुआ। तो फुटावा ने काफी सिंपली बताया, कुनिमी ने एक बार अपना खाना उसके साथ शेयर किया था और बस वही से फीलिंग शुरू हो गई थी। और इसके थोड़ी देर बाद कुनिमी की गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर सकुटा से मुलाकात किया और उसने अपना फोन दिखाया जिसमें एक सीक्रेट अकाउंट था फुटावा का बनाया हुआ, जहाँ पर वो अपनी प्रोवोकेटिव फोटोज पोस्ट कर रही थी। और अब सकुटा घर आया तो उसने देखा कि फुटावा लैब कोट पहनकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कड़ी बना रही थी और उन्होंने जल्दी से डिनर किया। और फिर फुटावा नहाने चली गई। और जब सकुटा ने उससे उस एक्सप्लेडेड अकाउंट के बारे में पूछा तो फुटावा ने यह माना कि उसने शुरुआत में तो बस एक मैसेज पोस्ट करने का इरादा किया था, लेकिन बाद में मामला बढ़कर अटेंशन सीकिंग पिक्चर अपलोड करने तक पहुंच गया जो अब उसके दूसरे पर्सनालिटी द्वारा पोस्ट की जा रही थी। और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब 2 वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन सकुटा ने दूसरे फुटावा से मुलाकात की और उन लूट्स पिक्चर के
बारे में पूछा और उसने कुछ पुराने मासूम इमेजेस दिखाए और दावा किया कि बस यही उसके पास बचे हैं। और सकुटा ने समझाने की कोशिश किया कि उसके दोनों वर्जन एक ही कॉइन के अलग अलग साइड हैं, लेकिन वो गुस्से में भड़क गई और मानने लगी कि दुनिया को दो फुटावा की कोई जरूरत नहीं है। और सकुटा को एहसास हुआ कि दोनों वर्जन आपस में डोमिनेंस के लिए लड़ रहे थे और हर एक दूसरे को खत्म करना चाहता था। और बाद में जब वो घर लौट रहे थे, फुटावा को एक स्टॉकर से मैसेज आया और वो घबरा गई और सकुटा से अकाउंट डिलीट करने के लिए कहा, जो उसने कर भी दिया। और उस रात फुटावा ने इंसिस्ट किया कि सकुटा उसके घर पर ही रुके और फिर वो अपने बारे में बातें करने लगे। और फुटावा ने यह कबूल किया कि उसे डर था कि सकुटा उसे भूल ना जाए। और अब जबकि माई फोटोज में आ चुकी थी और सकुटा ने हंसते हुए उसे भरोसा दिलाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने फुटावा का फोन उठाया, कुनिमी को कॉल किया और झूठ बोला कि फुटावा को तुरंत उसकी जरूरत है। और थोड़ी देर बाद कुनिमी अपने भरोसेमंद साइकिल के साथ फुटावा के घर पहुंचा और वो थोड़ा कंफ्यूज और अनोइंग दिख रहा था। और फुटावा फूट फूट कर रोने लगी जैसे किसी डे टाइम ड्रामा के लिए ऑडिशन दे रही हो। और कुनिमी अपने मासूम दिल के साथ पैनिक कर गया, ये सोचते हुए कि उसने जरूर कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया है। और माहौल को हल्का करने के लिए तीनों ने अपने अंदर के कियोस लिविंग ग्रेमलिन को चैलेंज किया और बीच पर मिडनाइट फायरवर्क्स का प्लान बनाया। और उन्होंने स्पार्कलेस और रॉकेट का एक अच्छा खासा स्टॉक इकट्ठा किया और पुअरली कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन से रेत को जला दिया। और जब फायरवर्क्स खत्म हो गए, तीनों रेत पर लेटकर होराइजन को निहारते रहे। और जैसे ऐसे पहले सूरज की किरणें आसमान को रंगने लगी और कुनिमी ने एक पल के ब्रिलियंस में ये सुझाव दिया कि उनको अपकमिंग फेस्टिवल में प्रॉपर फायरवर्क्स डिस्प्ले देखने जरूर जाना चाहिए। और प्लान पक्का हो गया और कुनिमी ब्रॉड डे लाइट में अपने घर साइकिल चलाकर वापस गया और ऐसा लग रहा था कि वो पिछले 3 दिन से सोया ही नहीं हो। और फुटावा ने आखिरकार अपनी दूसरी सेल्फ के साथ सुलह करने का फैसला किया और उसने सकुटा को अपना फोन थमाया और कहा कि इसे इसकी ट्विन पर्सनैलिटी को दे दे। और जब सकुटा ने अपने घर का दरवाजा खोला तो दूसरी फुटावा पहले से वहाँ पर खड़ी थी और वो काफी नाखुश नजर आ रही थी। और सकुटा ने उसे वो फोन थमा दिया और साथ में वादा किया कि वो बाद में सब कुछ समझाएगा। और फिर सीधे सोफे पर गिर पड़ा। और जब सकुटा की नींद खुली तो बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और कायदे ने उसे बताया कि फुटावा शॉपिंग करने निकली है, क्योंकि जाहिर है वही बारिश का तूफानी दिन उसने चुना था काम के लिए। और सकुटा ने दूसरी फुटावा से पूछा कि क्या उसे पता है कि असली फुटावा कहाँ गई है। और दूसरी फुटावा उतनी ही क्रूलेस और पागल थी और उसने एक स्पॉट का सुझाव दिया जहाँ वो पहले हैंग आउट किया करते थे। और सकुटा जल्दी जल्दी भीगते हुए पुराने क्लासरूम की तरफ दौड़ा, मुश्किल से खुद को संभालते हुए। और सकुटा जब पुराने क्लासरूम पहुंचा तो उसने देखा कि फुटावा खिड़की से बाहर देखते हुए चुपचाप बैठी थी। और जब उसने सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी थकावट ने उसे पकड़ लिया और वो किसी ट्रेजिक हीरो की तरह नाटक के अंदाज में बेहोश हो गया। और जब सकुटा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और मैं उसके पास बैठी थी। और बाद में फुटावा भी उससे मिलने आई और उन्होंने कुनिमी के साथ फेस्टिवल्स के प्लान पर चर्चा की। और एक बेटर स्वीट पल में फुटावा ने अपनी दूसरी सेल्फ को कॉल किया और पूछा कि क्या वो फेस्टिवल एक साथ जा सकते हैं। और जैसे ही उसने बात की, दूसरी फुटावा गायब हो गई और सिर्फ एक यूनिफाइड वर्जन ही बचा। और फेस्टिवल के दिन तीनों ने अपनी युकाटा पहन लिए और फेस्टिव कियोस में घुल मिल गए। और जैसे ही फायरवर्क्स ने रात के आसमान को रोशन किया, फुटावा ने कुनिमी के कान में झुककर अपने दिल की बात कही। और उसने कहा कि उसे कुनिमी से कोई जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही उसका जवाब जानती थी और वो बस चाहती थी कि कुनिमी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते सुधार ले और खुश रहे। और 1 सितंबर को सकुटा की समर वेकेशन खत्म हो गई और स्कूल फिर से शुरू हो गया। और सकुटा ने अपना समर वेकेशन माई को याद करने में बिताया था, जो अपने शोबिस कमिटमेंट को बिताने में बिजी थी। और माई ने वादा किया था कि सेकंड टर्म शुरू होने के बाद वो सकुटा के साथ ज्यादा समय बिताएगी। और सकुटा हमेशा की तरह आशावादी उसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो उसे स्कूल में ढूंढते हुए इधर उधर भटका तो माई कहीं नजर नहीं आई। और चिंतित होकर सकुटा ने माई के अपार्टमेंट की तरफ जाने का फैसला किया। और उसके बिल्डिंग के पास पहुंचकर उसने देखा कि माई इधर उधर बाहर टहल रही थी और वो असामान्य रूप से परेशान दिख रही थी। और सकुटा ने राहत की सांस ली और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन मामला अचानक कंफ्यूजन की तरफ मुड़ गया जब माई ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। और सकुटा कुछ समझ पाता उससे पहले एक लड़की जोर से आकर चिल्लाई कि वही असली माई है। और एक शार्प हील का बार सकुटा के पैर पर इस बात का सबूत था कि ये सच में माई थी, लेकिन अपनी बहन टोयोहामा के शरीर में। और जब वो वापस माई के अपार्टमेंट पहुंचे तो इस अजीब सच्चाई का खुलासा हुआ। रातों रात उनके बॉडी स्वैप हो गए थे और जहां माई शांत होकर हालात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टोयोहामा पूरी तरीके से पैनिक में थी और मान रही थी कि ये सब बस एक फीवर ड्रीम है। लेकिन सकुटा, जो हमेशा सुपरनैचुरल सिनेगन्स को आकर्षित करता था, और इसने इसे एडोलेसेंट सिंड्रोम की एक और नाटक समझकर एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि कोई इमीडिएट फिक्स नजर नहीं आ रहा था और इसलिए दोनों बहनों ने तय किया कि वो एक दूसरे की जिंदगी जिएगी जैसे किसी सिटकॉम में शेड्यूल बदल लिए जाते हों। और अब टोयोहामा माई के बॉडी में उसकी स्कूल लाइफ के लिए तैयार हो रही थी और माई टोयोहामा के बॉडी में फंसी अपनी सिस्टर की दुनिया में आने वाले कियोस के लिए तैयार हो रही थी। और सकुटा रेफरी की भूमिका निभाते हुए टोयोहामा को यह दिलासा दे रहा था कि माई के लोनर स्टेटस की वजह से ये स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं खींचेगा और वो आसानी से अपनी पहचान छुपा सकती है। और लकीली टोयोहामा भी एक लोनर थी, तो माई के लिए टोयोहामा की दुनिया में घुलना मिलना मुश्किल नहीं होने वाला था। और अगले दिन सकुटा इस पूरे कियोस को लेकर फुटावा के पास पहुंचा, जो उनकी रेजिडेंट जीनियस थी। और फुटावा ने उसे कड़वा सच बताया, ये बॉडी स्वैप शायद टोयोहामा की मेंटल स्टेट से ट्रिगर हुआ था, खासकर उसकी माई के प्रति गहरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। और बाद में सकुटा टोयोहामा, जो कि अब माई के बॉडी में थी, उसको बीच ले जाकर दिल से बात करने की कोशिश की। और लहरों के बीच प्लेसेस और ऑकवर्ड पोजेस के दौरान टोयोहामा
टोयोहामा के मुंह से निकल गया कि वो माई से जलती थी और उसे हमेशा अपनी बहन की सक्सेस से कंपेयर किया जाना नफरत भरा लगता था, जैसे वो हमेशा माई के शैडो में जी रही हो। और सकुटा जो कभी भी बातों को सुगर कोट नहीं करता, उसने उसके इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को सीधे सीधे बताया। और ये सुनकर टोयोहामा भड़क उठी गुस्से में और इससे फट पड़ी कि उसने उसकी इनसिक्योरिटी को सही सही पकड़ लिया था। और जब बाद में माई वहाँ पर पहुंची तो टोयोहामा ने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया और अपने दिल की सारी नफरत उगलते हुए बता दिया कि वो हमेशा सेकंड प्लेस सिस्टर महसूस करती रही है। और माई चुपचाप सुनती रही, टोयोहामा के शब्दों का भार महसूस करती हुई, और फिर सकुटा के साथ वहाँ से चली गई, टोयोहामा को अपनी भावनाओं में अकेला छोड़ते हुए। और ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों बहनें एक दूसरे का नाटक करती रही, लेकिन उनके रिश्ते में टेंशन बढ़ता गया। और सकुटा ने पूरी कोशिश की कि बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन दरारें इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें भर पाना नामुमकिन लगने लगा। और फिर आया ब्रेकिंग पॉइंट, जब सकुटा ने माई के फोटोशूट के पास से गुजरते हुए देखा कि टोयोहामा माई के बॉडी में प्रेशर के मारे पूरी तरीके से बिखर गई थी। और इसी वजह से टोयोहामा को पैनिक अटैक आ गया और वो सबकी एक्सपेक्टेशन का बोझ संभाल नहीं पाई। और सकुटा ने तुरंत माई को बताया, जो अपनी यूजुअल कॉम्पोजर के बावजूद पहली बार अंदर से बुरी तरह हिल गई थी। और पहली बार माई ने माना कि टोयोहामा सही थी और उनकी मदर हमेशा टोयोहामा की तुलना माई से करती थी और ऐसा दबाव डालती थी जिसे माई ने कभी महसूस ही नहीं किया था, लेकिन जो उसकी बहन को अंदर से घुटा रहा था। और फिर माई ने सकुटा को अपने अपार्टमेंट की चाबी दी और कहा कि वो टोयोहामा का हाल चाल ले, लेकिन जाने से पहले माई ने एक अजीब चेतावनी दी कि वो उसके जैपनीज स्टाइल क्लोजेट के कैबिनेट को बिल्कुल ना खोले। और जब सकुटा अपार्टमेंट पहुंचा तो टोयोहामा ने खुलकर अपने डर और निराशा के बारे में बात की। और उनकी बातचीत के बाद टोयोहामा खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी और नहाने चली गई सकुटा को अकेले छोड़ते हुए, लेकिन क्यूरियोसिटी उसके ऊपर हावी हो गई। और माई की सख्त चेतावनी के बावजूद सकुटा का हाथ फॉरबिडन कैबिनेट की तरफ बढ़ गया और वो तैयार था ये जानने के लिए कि माई क्या सीक्रेट छुपा रही थी। और सकुटा ने सावधानी से कैबिनेट खोल दिया और अंदर एक येलो बॉक्स रखा हुआ था और वो बॉक्स एकदम प्लेन और नॉर्मल था। और जब सकुटा ने उसका ढक्कन खोला और उसने एक भारी सांस ली जब उसने देखा कि अंदर क्या था, कई सारे लेटर्स जो टोयोहामा ने माई को लिखे थे। और सकुटा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, काश ये दोनों बहनें जल्दी अपनी लड़ाई खत्म कर ले। और उस रात बाद में सकुटा टोयोहामा के साथ रुका, उसे माई की तरह एक्ट करने के लिए, तैयार करने में मदद करने के लिए। और वो दोनों एक हॉरर मूवी देखने लगे, लेकिन मूवी शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ था कि टोयोहामा डर के मारे कंबल पकड़कर बैठ गई और हर छोटे डरावने सीन पर उछल रही थी। और उसने सकुटा से रिक्वेस्ट किया कि वो वही रुक जाए, क्योंकि वो इतनी डर गई थी कि वो अकेले सोने से घबरा रही थी। लेकिन सकुटा इस झंझट में फंसने वाला नहीं था और उसने साफ कह दिया कि वो माई के गुस्से का खतरा नहीं उठाएगा और उसके अपार्टमेंट में रात नहीं बिताएगा। और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन कायदे मिडिल स्कूल यूनिफॉर्म में इधर उधर घूम रही थी। और उसने सकुटा को बताया कि वो फिर से बाहर जाने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाने पर काम कर रही है। और पहली बार सकुटा ने अपने अंदर एक अच्छा गर्व महसूस किया और ऐसा लग रहा था कि अब वो आखिरकार आगे बढ़ने के रास्ते में कदम उठा रही थी। और कायदे अब धीरे धीरे अपने सेल से बाहर निकल रही थी। और जब माई वहाँ पर पहुंची तो उसने कायदे को अपनी यूनिफॉर्म में देखकर उसकी तारीफ किया, जिससे कायदे शर्मा कर तुरंत अपने कमरे में भाग गई। और फिर माई ने सकुटा को अपनी आने वाले कॉन्सर्ट की टिकट दिया और कहा कि वो इसे अपनी छोटी बहन को दे दे। दूसरी तरफ माई के सूट पर टोयोहामा माई के बॉडी में उसने अपनी परफॉर्मेंस शानदार तरीके से दी और सकुटा खुद को प्राउड महसूस करने से रोक नहीं पाया। और शूट के बाद उसने उसे कॉन्सर्ट टिकट दी और कहा कि वो जरूर आए ताकि वो देख सके कि माई ने अपने क्राफ्ट में कितना खून पसीना और आंसू डाले हैं। और वापस आते समय वो टोयोहामा के मदर से मिल गए, जो टोयोहामा को माई समझ बैठी और तुरंत सवालों की बौछार कर दी कि वो कहाँ गायब थी। और किसी तरह टोयोहामा ने ये इंटरेगेशन चतुराई से समझ लिया जैसे कोई प्रो हो। और इसी बीच सकुटा के फादर अचानक कहीं से प्रकट हो गए और कायदे के बारे में पूछने लगे। और सकुटा हमेशा की तरह अपने डेड पैन अंदाज में उन्हें ठंडे तरीके से झाड़ते हुए साफ कह दिया कि उन्हें उनकी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और आखिरकार सकुटा और टोयोहामा माई के कॉन्सर्ट में पहुंचे, जहाँ पर माई टोयोहामा के बॉडी में स्टेज पर आग लगा दी और उसकी वोकल्स और मूव बिल्कुल फ्लॉलेस थी, जिससे क्राउड तालियां बजाने लगे। लेकिन ये पल बेटर स्वीट था। और कॉन्सर्ट के बाद टोयोहामा ने अपनी मदर को ऑडियंस में देखा, जो खुशी खुशी माई से हाथ मिला रही थी। और ये सीन किसी सॉलिड हैमर की तरह लगा, क्योंकि उसकी मदर जो हमेशा कोल्ड और डिमांडिंग रहती थी, अचानक वार्म और प्राउड महसूस कर रही थी। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ खड़ी अपनी बेटी नहीं बल्कि माई थी। और ये टोयोहामा के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दुनिया कोलैप्स हो गई हो। और उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया और वो समुद्र की तरफ बड़ी तैयार थी खुद को लहरों में फेंकने के लिए। और सकुटा जो हमेशा टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, समय रहते उसे रोकने में सफल हुआ और उसने उसे खींचकर माई के अपार्टमेंट ले गया, जहाँ पर उसने वो बॉक्स दिखाया जो उसने पहले खोला था। और बॉक्स खोलते ही उसने उस सारे लेटर्स को दिखाया जो टोयोहामा ने माई को सालों तक लिखे थे। और टोयोहामा पूरी तरीके से टूट चुकी थी और आंसू गिरते हुए जब उसने महसूस किया कि उसकी बहन ने हर एक लेटर को उतनी ही कीमत दी थी जितनी वो खुद करती थी। और जैसे ही सब कुछ उसके दिमाग में बैठने लगा, तभी अचानक माई अंदर आई और टोयोहामा ने टूटकर ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसे माई से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे उस एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन से नफरत थी, लेकिन कभी अपनी बहन से नहीं। और माई ने एक रेयर सॉफ्टनेस के साथ जवाब दिया। टोयोहामा से कहा कि उसे अपनी सफर को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और एक दूसरे से सब कुछ के लिए माफी मांगी, जो भी बकवास उन्होंने एक दूसरे के साथ की थी। और ऐसे ही जो भी जादू या कुछ भी था जिसकी वजह से उनका बॉडी स्वैप हो गया था, वो फिर काम किया और दोनों फिर से नॉर्मल हो गए। और सकुटा बाद में फुटाबा से मिला, जिसने ये
बताया कि बॉडी स्वैप का कारण कोई नॉर्मल प्रूफ नहीं था और ये तब हुआ क्योंकि तोयाहामा ने अपनी बहन जैसा सफल बनने का प्रयास करना छोड़ दिया था और सबकॉन्शियस रूप में अपनी बहन जैसा बनना शुरू कर दिया था। और जो कुछ भी था सकुटा बस खुश था कि तूफान खत्म हो चुका था। और फिर माई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और अपने रिलेशनशिप को दुनिया से घोषित किया। और कायदे जो टीवी देख रही थी उसने माई के ऊपर गर्व महसूस किया। और कॉन्फ्रेंस के बाद माई की मुलाकात सकुटा से हुई जो बहुत खुश था कि माई ने उनके रिश्ते के बारे में सबको बता दिया और वो दोनों खुशी खुशी घर वापस लौट रहे थे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए। और फिर सकुटा घर पहुंचा और उसने अपने मेल बॉक्स में एक मिस्टीरियस लेटर पाया और जब उसने उसे खोला तो उसने ये पाया कि भेजने वाली और कोई नहीं बल्कि सोको थी जिसने उसे बीच पर मिलने के लिए कहा था जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। और अगले दिन सकुटा ने अपनी प्रॉब्लम फुटाबा के साथ डिस्कस किया जो अब उसकी एड्रेसम सिंड्रोम की बकबक सुनकर थक चुकी थी। और सकुटा ने उसे सोको के द्वारा भेजे गए इन्विटेशन के बारे में बताया और फुटाबा ने यह सलाह दी कि उसे इस मुद्दे पर अपनी गर्लफ्रेंड माई से बात करनी चाहिए क्योंकि उसे लगा कि माई इस मामले में ज्यादा मददगार साबित होगी। हालांकि सकुटा को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी लेकिन उसने अंततः माई को सोको से मिलने के बारे में बता दिया। पर मैंने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया बल्कि उसे अपनी एक्स से मिलने की इच्छा को माफ कर दिया। और एक छोटी सी बहस के बाद माई और सकुटा ने मिलकर सोको से मिलने का फैसला किया। और बीच पर सोको से मिलने से पहले सकुटा ने कोमी से मुलाकात की जो काइडे की पुरानी दोस्त थी। और कोमी ने सकुटा से स्कूल की सिचुएशन के बारे में बताया और कैसे वो लड़कियां जिन्होंने कायदे को तंग किया और उसे गायब होने के लिए कहा था और उनको अभी कर्मा का सामना करना पड़ा और अब उन लड़कियों को पूरे स्कूल द्वारा बुली किया जा रहा है। और अंततः वो स्कूल आना बंद कर दिए और कोमी ने कायदे की मदद न कर पाने के लिए माफी मांगी और सकुटा ने उसे साथ ना दिया और ये कहा कि सब ठीक हो जाएगा। और कोमी से मिलने के बाद सकुटा बीच की तरफ बढ़ा और वो और माई वहाँ पर सोको का इंतजार करने लगे। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि शायद वो नहीं आएगी और निराश होकर वो वापस घर लौट आए। और कुछ समय बाद सकुटा ने सोको को कॉल किया और उससे पूछा कि वो हाल ही में क्यों नहीं आई थी। तो सोको ने माफी मांगी और बताया कि वो बीमार थी और इसीलिए वो कुछ समय के लिए नहीं आ सकेगी। हालांकि सकुटा को ये थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। और कायदे ने सकुटा को एक घोषणा की बताते हुए कि वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है और उसने एक गोल्स की लिस्ट बनाई जो वो हासिल करना चाहती थी। और कायदे ने यह भी बताया कि उसका अल्टीमेट गोल स्कूल में वापस जाना है। और सकुटा ने उसे अप्रिशिएट किया और उसे इम्प्रूवमेंट की दिशा में पहला कदम उठाने की सलाह दी जो कि फोन उठाना था। और माई ने भी कायदे की मदद की उसकी फोन कॉल से डर को दूर करने में। और कायदे ने माई के लिए कॉल उठाने में कामयाबी पाई लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुई वो बुखार के साथ बेहोश हो गई। और उसने अपने चिंतित भाई से कहा कि वो इस प्रोग्रेस से खुश है। और कायदे का अगला कदम था अच्छे से तैयार होकर बाहर जाना और उसे दरवाजे से बाहर कदम रखने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन सकुटा ने उसे चालाकी से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डर को पार कर लिया है और अपने अपार्टमेंट से बाहर कदम रखा है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और धीरे धीरे लेकिन लगातार उसकी सिचुएशन में सुधार होने लगा और वो धीरे धीरे घर से दूर जाने लगी। और आखिरकार उसने माई के घर का दौरा किया और पार्क में भी गई। हालांकि ये उसकी प्रोग्रेस थी और फिर भी वो लोगों द्वारा घूमने को लेकर अलर्ट थी। और फिर सकुटा, माई और तोयाहामा कायदे को बीच पर ले गए और कायदे समुद्र के दृश्य को देखकर हैरान हो गई। और जब वो सकुटा के साथ खेल रही थी और तभी कोमी आई और उसे आवाज दिया और अपने दोस्त की ओर दौड़ने की बजाय कायदे सकुटा के पीछे छुप गई और उससे पूछा कि कोमी कौन है। और ये सब कुछ सभी को हैरान कर गया सिवाय सकुटा के जिसने ये बताया कि कायदे को पिछले 2 साल की यादें याद नहीं थी। और सकुटा ने सब कुछ साफ साफ बताया और माई और तोयाहामा को उस तूफान के बारे में बताया जो 2 साल पहले आया था। और एक दिन कायदे एक अजनबी की तरह उठी और उसकी यादें पूरी तरीके से मिट गई थी और उनके परिवार से जुड़ी सारी बातें धुंधली हो चुकी थी। और डॉक्टर इस बात को समझ नहीं पाए और सकुटा की मॉम दबाव में आकर टूट गई जिससे उसे टुकड़े जोड़ने का काम अकेले सकुटा को करना पड़ा। और कायदे बहुत कम बोलती थी लेकिन सकुटा के धीरे धीरे और सावधानी वाली कोशिश ने उसे खुलने में मदद की। और फिर आई चोटें, अजीब और अनएक्सप्लेन निशानों उसके शरीर पर। और जब उसने अपनी मदद से बताने की कोशिश की तो वो इतनी गहरी मेंटल स्टेट में जा चुकी थी कि उसे परवाह नहीं थी। और उसी रात सकुटा ने दर्द में जागते हुए महसूस किया कि उसके छाती पर एक घाव आ गया था और डॉक्टर ने इसे सुसाइड करने की कोशिश समझा और उसे पागल बताया। और सभी से नजरअंदाज किए जाने के बाद सकुटा ने सबसे लोअर लेवल महसूस किया और अकेले बीच पर चला गया जहाँ उसकी मुलाकात सोको से हुई। और वही एक अकेली थी जिसने उसे पागल कहे बिना सुना और उसे कायदे के लिए लड़ने के लिए इंस्पिरेशन दिया। और फिर सकुटा ने उसे एक डायरी दिया, कुछ छोटा लेकिन मायने रखने वाला। और कायदे सूरज की तरह चमक उठी और धीरे धीरे वो सकुटा के देखभाल में खुशी का टुकड़ा पाने लगी। और उनके मॉम डैड पूरी तरीके से मिसिंग हो गए जिससे कायदे पूरी तरीके से सकुटा के पास रह गई और चीजें शांत हो गई। लेकिन वो सोको से संपर्क खो बैठा और वो फिर से दूरी महसूस करने लगा। और अब प्रेजेंट में माई को शहर से बाहर एक गिग मिल गया जिससे सकुटा को कायदे की देखभाल करनी पड़ी। और उसने कोमी के बारे में पूछा जो पुरानी दोस्त थी तो सकुटा ने उसे वो बुक दिया जो कोमी ने वापस की थी, ये कहते हुए कि ये पुरानी कायदे की थी। और कायदे ने बुक के अंदर एक नोट पाया जो एक ईंट की तरह लगा उसकी यादों के ताले खोलते हुए जिनके लिए वो तैयार नहीं थी और वही गिर पड़ी। और सकुटा उसके पास बैठा रहा जब तक वो होश में नहीं आई। और जब वो जागी तो उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए और उसकी केवल एक इच्छा थी, पुडिंग। और फिर सकुटा ने उसे पुडिंग दिया और फिर सवाल धीरे धीरे पूछे गए और वो उसके डर से बाहर आने के लिए काउंसलिंग के माध्यम से काम कर रहे थे जिससे उसका स्कूल लौटने के लक्ष्य में पहुंचने में मदद मिल रही
रही थी और अगले दिन वो गेट पर रुक गई और डर के मारे बाहर भाग गई और सकूटा उसके पीछे दौड़ा, उसे मनाने की कोशिश करती हुई कि कम से कम एक बार तो देखे, और वो मना कर रही थी और चेहरे पर घबराहट थी। और तेजी से सोचते हुए सकूटा ने उसे किसी खास जगह पर ले जाकर उसकी दिमागी स्थिति को साफ करने का फैसला किया और कायदे फिर से चमक उठी जैसे कोई बच्चा शक्कर खाकर दौड़ रहा हो। और जब वो पांडा के पिंजरे के पास पहुंची तो वो खुशी से झूम उठी और उसकी आत्मा हल्की हो गई। और घर लौटते समय सकूटा ने रास्ता बदल दिया और उसे रात के समय एक स्कूल ले गया और उसने सोचा कि ये अंधेरे में कम डरावना होगा और वो हॉलवेज में चलने लगे। और पहली बार कायदे ने स्कूल को बिना किसी डर के देखा और अगले दिन सब कुछ बदल गया और कायदे ने अपनी पुरानी सोल के साथ जागकर खुद को एक सीरियस टीनेजर के रूप में पाया और उसकी चुलबुली बच्ची ऐसी पर्सनैलिटी गायब हो गई और सकूटा को एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। और सकूटा ने उसे खींचते हुए हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ और डॉक्टर जो हमेशा शांत था उसने एक जोरदार बयान दिया, कायदे ने अपनी पुरानी यादें वापस पा ली है, लेकिन वो अपने जिंदगी के पिछले 2 साल को पूरी तरीके से भूल चुकी है। वो साल जब वो एक मासूम बच्चे जैसी लग रही थी और सकूटा वही खड़ा था जैसे कोई पत्थर जो अपनी बहन को संघर्ष करते हुए देख रहा था, जो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। और वो गिल्ड उसे एक ट्रक की तरह टक्कर मार गया और वो हॉस्पिटल से बाहर दौड़ा बारिश में चिल्लाते हुए जैसे कोई पागल इंसान। और वो तब तक दौड़ता गया जब तक उसके पैर थक कर गिर नहीं गए और वो फुटपाथ पर गिर पड़ा और उसकी छाती जलने लगी। और जब उसने नीचे देखा तो पुराने घाव के वहां से फिर से खून बह रहा था। और जब वो बारिश में बैठा था दुख में डूबा हुआ तो एक छाता उसके सिर पर आ गया और शोको वहां पर खड़ी थी शांत और मॉडिस्ट जैसे वो किसी कियोस्क की देवी हो और तैयार थी उसे समझाने के लिए। और उसने उसे खींचकर घर वापस लाया और सूखे कपड़े दिए और कहा कि वो नहाने चले जाए। और जब वो नहा रहा था शोको ने कायदे की डायरी निकाली, वही जो सकूटा ने कायदे को 2 साल पहले दिया था। और जैसे ही उसने पेजेस पलटे वो कायदे की छोटी छोटी जीतें और वो पल पढ़ रही थी जब उसने सकूटा के सपोर्ट को मजबूती से थामा था और हर शब्द जैसे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ था, लेकिन वो अच्छा थप्पड़ था जो उसे याद दिलाता था कि उसने उसे पूरी तरीके से नाकाम नहीं किया था। और कायदे ने अपनी डर से बाहर आने और अपनी पुरानी पहचान को फिर से पाने की इच्छा के बारे में लिखा था। और शोको की आवाज ने सकूटा के गिल्ड को चाकू की तरह काटते हुए ये याद दिलाया कि कायदे का बदलना उसकी गलती नहीं थी। और सुबह तक शोको चली गई थी पीछे छोड़ते हुए अंडर डेवलप भावनाओं का ढेर। और सकूटा ने अपनी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो एक बुरी बदबू की तरह उससे चिपक गई। और जब माँ आई तो उसकी सहन शक्ति तब खत्म हो गई जब उसने शोको का एक नोट देखा। और सकूटा ने सब कुछ उगल दिया, उसकी खराब रूटीन और उसकी बिगड़ती मेंटल स्टेट और कैसे उसने खुद को सोते समय रोते हुए सुना जैसे एक टूटी हुई रिकॉर्ड। और माँ ने उसकी दुख भरी कहानी को हल्के में नहीं लिया और वो गुस्से में आ गई और उसे डांटते हुए कहा कि वो कायर बनना बंद करे। और उसने अपने कंधे पर वो बुरा बोझ भी उठाया और फिर वो गुस्से में बाहर चली गई, छोड़ते हुए सकूटा को उसके गिल्ड के साथ जो उसे और भी चबाता जा रहा था। और पुरानी कायदे के साथ जीवन आसान नहीं था और सकूटा ने उसे 2 साल की यादें वापस लाने में मदद करने की कोशिश किया, लेकिन वो आधे समय खुद को बेवकूफ महसूस करता था। और साथ ही वो माई के साथ चीजें ठीक नहीं कर सका और उसकी घिसी पिटी लाइफ में बदलाव आया जब टोयोहामा अंदर आई गुस्से से आग उगलते हुए और उसने उसे पूरी तरीके से फटकार लगाई माई को नजरअंदाज करने और खासकर उसके बर्थडे में उसे दुख देने के लिए। और उसने उसे सबूत दिखाए और शर्मिंदगी ने उसे दीवार की तरह टक्कर मारी और पैनिक और पछतावे से भरा हुआ सकूटा ट्रेन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा और सीधे माई के शूटिंग स्पॉट पर गया। और जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वो कहीं नहीं थी और हार महसूस करते हुए उसने पलट कर देखा और उसे वही खड़ा पाया जैसे कुछ नहीं हुआ हो। और बिना कुछ बोले उसने उसे एक शांत जगह पर ले जाकर आखिरकार सकूटा ने उसे बर्थडे विश किया और रात भर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। और उन्होंने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे को इस तरह पकड़े हुए जैसे उनकी जिंदगी से जुड़ी हो। और अंत में सकूटा के अंदर की तूफान शांत हो चुकी थी और माई उसके पास वापस से थी और कायदे अपना रास्ता ढूंढ रही थी और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा था और जिंदगी अब थोड़ा नॉर्मल लगने लगी थी। और एक बार ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने उसे थप्पड़ मारना बंद कर दिया है। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है और इसका सीजन 2 इसी साल आने वाला है। और सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।